हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। मैं हूं मनीष भारद्वाज। दोस्तों, इस चैनल पे हम करेंगे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये देखिए, चैप्टर का नाम यहां लिखा हुआ है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये जो यहां पे लिखा हुआ है, इस चैप्टर के हम करेंगे आज एमसीक्यू ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये पहला चैप्टर है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, जो बुक है आपकी पहली बुक है 12th क्लास की, उसका पहला चैप्टर है। तो देखिए, पहला एमसीक्यू हम करते हैं। ये रहा पहला एमसीक्यू, कह रहा है डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट वाज कॉज्ड बाय, यानी कि जो हमारा हैंडीक्राफ्ट था, जो वर्ल्ड फेमस भारत का हैंडीक्राफ्ट था, उसका डिके, यहां जो डिके वर्ड का मतलब है कि उसकी बर्बादी कैसे हुई थी। बर्बादी, तो वो बर्बाद कैसे हो गया था भारत का हैंडीक्राफ्ट, उसके क्या कारण रहे, इसके आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है ब्रिटिश टैरिफ पॉलिसी, जो उनकी टैरिफ पॉलिसी थी, यानी कि जो टैक्स की पॉलिसी थी, TAX, टैक्स की जो पॉलिसी थी, ये उसका कारण थी भारत के हैंडीक्राफ्ट के डिके होने का। या कंपटीशन जो फेस करना पड़ रहा था मशीन मेड प्रोडक्ट से। आप जानते हैं दोस्तों कि मशीन मेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, डिजाइन बहुत अच्छा होता है, और वो सस्ते भी होते हैं, चीप भी होते हैं। क्या ये कारण था? और तीसरा ऑप्शन कह रहा है चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड, यानी कि भारत के लोग थे, उनकी डिमांड जो है वो चेंज हो रही थी, वो भी अब अंग्रेजों जैसा बनना चाह रहे थे। तो इन तीनों में से, और एक लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, इन सब में से क्या, कौन सा कारण था जो हैंडीक्राफ्ट की बर्बादी का कारण बना? तो देखिए दोस्तों, ये सभी ऑप्शन सही हैं, तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। सभी कारण थे जिसकी वजह से ये हुआ था, भारत का हैंडीक्राफ्ट जो है वो बर्बाद हुआ था, इसके सभी कारण थे। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वाज नेट एक्सपोर्टर ऑफ, इंडिया नेट एक्सपोर्टर था किसका? तो भाई प्राइमरी गुड का था। पहला ही ऑप्शन इसका सही है, प्राइमरी गुड का था। भारत में प्राइमरी गुड ही बनते थे। भारत शुरू से ही प्राइमरी गुड बनाता आ रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बनाता आ रहा है, तो भारत उसी को एक्सपोर्ट करता था। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भारत में उस वक्त थे नहीं, कैपिटल गुड इंडस्ट्री भारत में उस वक्त नहीं थी, तो इसका आंसर होगा ए, प्राइमरी प्रोडक्ट्स। आगे चलते हैं। कह रहा है जेंडर बायस, थर्ड पॉइंट कह रहा है जेंडर बायस जो था सोसाइटी में ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, वो किससे इंडिकेट होता है? तो भाई दोस्तों, वो होता है बी पॉइंट, इसका आंसर है लिटरेसी रेट से। ये जेंडर बायस जो है डिनोट होता है, डिक्टेट होता है। कैसे? क्योंकि उस वक्त जब हम ब्रिटिशर्स के गुलाम थे, उस वक्त जो मैन जो थे, उनकी जो लिटरेसी रेट थी वो थी 16%, और जो वुमेन हैं, वुमेन, उनकी जो लिटरेसी रेट थी वो थी 7%। तो साफ साफ यहां दिखता है कि मैन और वुमेन में काफी अंतर देखने को मिलता है। तो इससे जाहिर होता है कि भारत का जेंडर बायस उस वक्त लिटरेसी रेट से अफेक्टेड था। चलिए जी, अब आगे चलते हैं, हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, थोड़ा ज्यादा नीचे हो गया ये, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये रहा नंबर 4 का, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया। ये देखिए, मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको, इसका आंसर होगा 1850, 1850 में भारत में पहली बार रेलवे का इंट्रोडक्शन हुआ था। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, जो ये कहता है हमसे, इंडिया एंटर्ड डैश स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आफ्टर द ईयर 1921। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो होगा सेकंड स्टेज में भारत पहुंच गया था। अच्छा, उसमें क्या था उस वक्त, मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि ये मैंने लाइन खींच दी है ऐसे, ये है आपका 1921। 1921 से पहले जो भारत की पॉपुलेशन थी, वो कभी बढ़ रही थी, कभी घट रही थी, कभी बढ़ रही थी, कभी घट रही थी, कभी स्टेबल थी, घट रही थी, बढ़ रही थी, घट रही थी, बढ़ रही थी, घट रही थी, ऐसा चल रहा था मामला। लेकिन 1921 के बाद से जो भारत की पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ रही थी, लगातार उसमें आप देख सकते हैं, लगातार वो बढ़ रही थी। तो इससे जाहिर होता है कि भारत जो था 1921 से पहले फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में था, और 1921 के बाद भारत सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में आ गया था। तो ये इसका आंसर होगा सेकंड। ठीक है जी, ओके। अब चलते हैं हम आगे, अगले पॉइंट पे चलते हैं, ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर।
ये देखिए ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, देखिए ऑक्यूपेशन जो वर्ड है इसका मतलब होता है काम धंधा, यानी कि काम धाम। ये कैसा लिख दिया, मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूं, थोड़ा सा हिंदी लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। दोबारा से चलते हैं, इसको दोबारा से लिखते हैं हम लोग। तो इसका मतलब होता है काम धंधा, काम, ऑक्यूपेशन मतलब जॉब, क्या करते हो, काम, काम धंधा। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है, इसका सी आंसर होगा कि कितनी हमारी वर्कफोर्स है, वर्किंग पॉपुलेशन है, वो अलग अलग सेक्टर्स में लगी हुई है। यहां पे डिफरेंट सेक्टर्स का मतलब हो गया प्राइमरी सेक्टर, ये देखिए मैं लिख रहा हूं यहां पे प्राइमरी, सेकेंडरी, ये सेकेंडरी सेक्टर हो गया, और टर्शरी, टर्शरी सेक्टर। इन तीनों सेक्टर में भारत की कितनी पॉपुलेशन लगी हुई थी, इसे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बोला जाता है। ठीक है जी, चलिए जी अब हम चलते हैं आगे। तो आगे अगर हम चलें तो आता है आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू, जो सही नहीं है। देखिए क्वेश्चन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, साफ साफ यहां लिखा है नॉट ट्रू, जो सही नहीं है, जो सही नहीं है उसके बारे में बताना है। और ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन या कंडीशन के बारे में बताना है। डेमोग्राफिक का मतलब होता है जनता के बारे में, जो भारत देश की जनता थी अंग्रेजों के समय में, जनता जो थी उसके बारे में आपको बताना है। तो भाई देखो क्या सही नहीं है, देखो उस वक्त हाई बर्थ रेट थी, ये बात सही है जी, बहुत ज्यादा बच्चे पैदा होते थे उस वक्त। अंग्रेजों ने भारत की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ भी नहीं किया, ये बात बिल्कुल सही है। तीसरे पॉइंट में आते हैं हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, ये बात भी सही है। यहां पे मोर्टिलिटी जो है इसका मतलब होता है मृत्यु, मृत्यु, ये मृत्यु, और रेट का मतलब होता है दर, रेट का मतलब होता है दर। तो भारत की जो मृत्यु दर थी वो बहुत हाई थी, ये बात बिल्कुल सही है। लिटरेसी रेट भारत की बहुत ही कम थी, हमने बताया मैन की 16% थी और वुमेन की 7% थी, ये भी हमने बताया। तो इसका आंसर होगा बी, क्योंकि ये कह रहा है लो डेथ रेट, जबकि गलत है, यही तो गलत है। उस वक्त डेथ रेट भी बहुत ज्यादा हाई थी, बर्थ रेट उस वक्त थी 48 पर 1000, 48 पर 1000 थी उस वक्त हमारी बर्थ रेट, और जो डेथ रेट थी हमारी वो थी 40 पर 1000। ये बहुत ज्यादा है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा है। तो ऐसा हाल था हमारा, तो इसमें आंसर बी होगा। चलिए अब वो ये कह रहा है कि कौन सी हमारी इंडस्ट्री थी जो एडवर्सली अफेक्टेड, ये कह रहा है एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू पार्टीशन, भारत का जो बंटवारा हुआ, भारत के जो टुकड़े हुए उसके बाद कौन सी इंडस्ट्री, बंटवारा, जो भारत का बंटवारा हुआ, भारत पाकिस्तान दो देश बने, उस वक्त भारत की कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा अफेक्ट हुई थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है जूट इंडस्ट्री हमारी सबसे ज्यादा प्रभावित हुई थी, क्योंकि हमारी जूट के लिए जो रॉ मटेरियल थे, रॉ मटेरियल जो भारत की इंडस्ट्री को चाहिए थे जूट के लिए, उसकी कमी हो गई थी। ये है रॉ मटेरियल, उसका लैक हो गया था, क्योंकि वो बंगाल में थे और हमारा आधा बंगाल जो है वो ईस्ट पाकिस्तान में चला गया था। तो जूट इंडस्ट्री इसका आंसर होगा। अब वो ये कह रहा है बैटल ऑफ प्लासी, ये देखिए बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी के बारे में पूछ रहा है आपसे कि बैटल ऑफ प्लासी जिसने भारत में ब्रिटिश एम्पायर की नींव रखी थी वो कब हुआ था। तो 1757 में वो हुआ था, अंग्रेजों यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला जो उस वक्त बंगाल के नवाब थे उनके बीच ही हुआ था। अगला क्वेश्चन करते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अगला वाला, मलमल शाही मलमल खास। ये देखिए मलमल, एक गाना याद आता है इससे कि पान खाए सैया हमार, मलमल के कुर्ते पे छींट लाल लाल। तो ये पूछ रहा है मलमल शाही मलमल खास जो फाइनेस्ट वैरायटी के क्या थे, फाइनेस्ट वैरायटी का क्या था। भाई ये मसलिन था और कॉटन टेक्सटाइल था, ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, ये मसलिन हुआ करता था। ये बंगाल में एक जगह है ढाका, उस वक्त ढाका इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था। आज
ढाका जो है वो बांग्लादेश की कैपिटल है। तो ढाका को उस वक्त डेक्का बोला करते थे, डेक्का। तो डेक्का में मसलिन होता था और कॉटन फैब्रिक था, और वो मलमल शाही, मलमल खास, उसकी तो फाइनेस्ट वैरायटी हुआ करती थी। ठीक है, चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द मेन रीजन फॉर स्टैग्नेशन। ये स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर, ब्रिटिश रूल के दौरान जो एग्रीकल्चर में स्टैग्नेशन हुआ था, ये जो स्टैग्नेशन वर्ड है इसका मतलब होता है रुका हुआ, रुका हुआ। जो चीज रुक जाती है, स्टैग्नेंट हो जाती है, उसे बोलते हैं हम स्टैग्नेंट। जो चीज रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, या जिसमें बहुत वेरी लिटिल प्रोग्रेस होती है। तो इंडिया में एग्रीकल्चर हमारा स्टैग्नेशन हो गया था, किसकी वजह से? जी हां दोस्तों, लैंड सेटलमेंट सिस्टम की वजह से। इस लैंड सेटलमेंट सिस्टम को जमींदारी सिस्टम भी कहा जाता है। ये देखिए, जमींदारी सिस्टम भी इसको कहा जाता है। तो ये सबसे बड़ा कारण था भारत के अंदर एग्रीकल्चर में स्टैग्नेशन लाने के लिए, ये सबसे बड़ा कारण था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आ गया। ये ऐसे क्वेश्चन बेटा सीयूईटी में भी और ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई में भी बहुत पूछे जाते हैं। कह रहा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताइए, यानी कि जो सबसे पहले हुआ उसे सबसे पहले बताइए, जो सबसे बाद में हुआ उसे सबसे बाद में बताइए। तो देखिए, द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड अभी हमने इसी वीडियो में किया है। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921 को बोलते थे द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ये 1921 हो गया। फिर कह रहा है ग्रेट फेमाइन ऑफ बंगाल, बंगाल में ग्रेट फेमाइन आई थी लगातार, मतलब एक बहुत ही बड़ा अकाल आया था। फेमाइन मतलब अकाल होता है। वो कब आया था? वो आया था 1943 में। 1943 में अकाल आया था, बहुत तगड़ा वाला। फर्स्ट ट्रेन जो चली थी मुंबई टू ठाणे के बीच में, वो 1853 में चली थी। 1853 में पहली ट्रेन चली थी बॉम्बे टू ठाणे। ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल 1869 है जी, 1869 है। तो जो सबसे पहले हुआ उसे सबसे पहले बताना है। तो देखिए, सबसे पहले थर्ड हुआ है, फिर सेकंड हुआ है, फिर 4 हुआ है, और फिर 1 हुआ है। 1 सबसे एंड में हुआ है। तो थर्ड 2, एक मिनट, सबसे पहले क्या हुआ है? सबसे पहले हुआ है 1853 में ट्रेन चली थी, ये रहा थर्ड ईयर। फिर फर्स्ट हुआ है द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। हाँ जी, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ऑफ कोर्स वही तो 1921 लिखा है, ये 1943 लिखा है। मैंने इसको गलत समझ लिया, मैंने इसको 18 समझ लिया था। तो दैट वाज माय मिस्टेक, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। तो इसका ऑप्शन होगा डी। ये देखिए, डी इसका ऑप्शन होगा। थर्ड हुआ है, फिर 1921 है, फिर नंबर 4 पे है ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल 1869 है, और फिर नंबर 2 पे द ईयर ये है। उसके बाद आता है ये आपका द ग्रेट फेमाइन ऑफ बंगाल विच क्लेम्ड अ लार्ज टोल ऑफ लाइव्स 1943। ठीक है जी, ओके। तो अब हम चलते हैं आगे, अगले वाले पॉइंट पे चलते हैं। तो हमारा जो अगला पॉइंट है वो है ये वाला, मैच द फॉलोइंग। ये देखिए, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट बनानी है, उसको मैच करना है। देखिए, ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल 1869, ये ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल हो जाएगा 1869, ये हो जाएगा। फर्स्ट रेलवे ब्रिज लिंकिंग जो है बॉम्बे टू ठाणे हो जाएगा 1853, ऐसे हो जाएगा। बैटल ऑफ प्लासी 1757 और सेटिंग अप ऑफ टिस्को ये हो जाएगा आपका 1907, ये हो जाएगा। ठीक है, मैच हमने कर दिया है। तो देखिए, ए का क्या आ रहा है? ए का आ रहा है बी, ए का 2 आ रहा है, तो ए का 2 इसमें भी है। फिर बी का आ रहा है 4, बी का 4 ये रहा, बी का 4 ये रहा। सी का आ रहा है 1, सी का 1 ये रहा। और ये जो डी आ रहा है, डी है, डी का आ रहा है 3, डी का 3 ये रहा। तो इसका आंसर होगा बी, बी इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। देखिए, अब आगे आ चुके हैं ये रीजन अजर्शन वाले क्वेश्चन। ये हम आज 13 क्वेश्चन ही करेंगे। रीजन अजर्शन वाले क्वेश्चन बेटा मैं किसी और क्लास में आपको कराऊंगा।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें। आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्ते।